वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लाइन एंड सर्कल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेम टॉपिक में पैराबोला में भी पढ़ाऊंगा, लाइन एंड पैराबोला। सेम टॉपिक में एलिप्स में भी पढ़ाऊंगा। सेम टॉपिक में आपको हाइपरबोला में भी पढ़ाऊंगा। तीनों में मैं आपको सेम टॉपिक पढ़ाऊंगा। लाइन एंड सर्कल, लाइन एंड पैराबोला, लाइन एंड हाइपरबोला, लाइन एंड एलिप्स, सब में पढ़ाऊंगा। कॉन्सेप्ट भी मैं ऐसा रखूंगा कि आपका चेंज नहीं होगा। यानी जिसको सर्कल की टेंजेंट निकालनी आती है उसको एलिप्स की भी आती है, उसको हाइपरबोला की भी आती है, उसको पैराबोला की भी आती है। मैं कॉन्सेप्ट भी चेंज नहीं करूंगा। देखिए, लाइन एंड सर्कल क्या क्या पॉसिबिलिटी आती है लाइन एंड सर्कल के केस में। लाइन एंड सर्कल के केस में तीन पॉसिबिलिटी आती है। देखिए, पहली पॉसिबिलिटी क्या आती है कि लाइन और सर्कल आपस में कुछ ना करें। दूसरी पॉसिबिलिटी आती है कि लाइन एंड सर्कल आपस में टच करें। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या आती है कि लाइन एंड सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करें। अब देखिए, समझने के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे लाइन मैंने ले ली, बेसिक लाइन ले ली, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और सर्कल ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये मैंने सर्कल ले लिया। अब देखिए यहाँ पर, जैसे ये वाली पोजीशन की बात कर रहा हूँ मैं, इन दोनों ने आपस में इंटरसेक्ट किया, ए और बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। तो देखिए यहाँ पर सर्कल का इक्वेशन तुम्हें पता है, तो हमें इसका सेंटर तो पता ही है। सेंटर और रेडियस दोनों हमको पता है। अब अगर कोई लाइन और सर्कल दे दिया जाए तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो दोनों टच कर रहे हैं या कट कर रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखिए, अगर लाइन का इक्वेशन आपको पता है, लाइन का इक्वेशन मान लीजिए आपके पास L इक्वल टू जीरो है, और सर्कल का इक्वेशन S इक्वल टू जीरो। L फॉर लाइन इक्वेशन, S फॉर सर्कल इक्वेशन। अब देखिए, अगर ये लाइन दोनों कुछ नहीं कर रहे हैं, तो सेंटर जो है, सेंटर से इस पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम किसी पॉइंट से किसी लाइन की? यस सर। यस सर। तो देखिए, अगर ये दोनों कुछ नहीं कर रहे हैं, तो सीपी जो होगा ऑलवेज किससे ग्रेटर देन होगा? रेडियस से ग्रेटर देन होगा। बिल्कुल सही। अब इसके बाद अगर दोनों, अगर सर्कल लाइन को टच कर रहा है, तो सीपी जो होगा वो किसके इक्वल होगा? रेडियस के बराबर होगा। यानी सीपी आपका किसके बराबर होगा? रेडियस के। यानी सीपी इज इक्वल टू आपका किसके बराबर होगा? रेडियस के। अगर ये दोनों टच कर रहे हैं, अगर मान लीजिए ये दोनों आपके कुछ नहीं कर, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो नेचुरल सी बात है, सीपी जो होगा, रेडियस ज्यादा होगी, और सीपी क्या होगा? छोटा। सीपी इज लेस देन आर, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि आपस में वो क्या कर रहे हैं। नोट करिए इसको। अब देखिए, इसमें हम आगे की पॉसिबिलिटी लेते हैं। तो देखिए, अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ वो तीनों के लिए वैलिड है, पूरे कॉनिक के लिए वैलिड होगा। मैं बताऊंगा हर बार अलग, हर बार बताऊंगा, लेकिन इन्होंने आपस में इंटरसेक्ट किया, इन्होंने आपस में टच किया, और इन्होंने आपस में कुछ नहीं किया। मान लीजिए लाइन मैंने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ले ली, और सर्कल ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इन दोनों ने ए और बी पॉइंट पर आपस में क्या किया? इंटरसेक्ट किया। और अब मुझे देखिए, अगर मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं, यानी मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं लाइन और सर्कल के, तो देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जैसे दो लाइन है, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकालते थे तो किस तरह से निकालते थे? दो लाइनों के इंटरसेक्शन पॉइंट बताएंगे आप उनको दोनों? एक साथ swing करके बिल्कुल। सॉल्व करके। साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। किसी भी दो कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व ही करना पड़ता है, समझ गए? यानी लाइन और इसके निकालने तो भी दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे। यानी y का वैल्यू, ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये ए पॉइंट मान लीजिए इसका x1 y1 हो गया, और बी पॉइंट हो गया इसका x2 y2। तो भाई यहाँ पर अगर मैं y का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो देखिए एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 cm x माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो एम स्क्वायर प्लस वन प्लस
2cmx प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए अब ये x में क्वाड्रेटिक आ रही है, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने पर कौन सी वैल्यू मिलेगी बेटा, x1 और x2 मिलेगा। यस सर। यस सर। यानी अगर ये दोनों, मेरी बात को अब ध्यान से सुनो, मैं जो एक राज की बात बता रहा हूँ, अगर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो अगर कोई क्वाड्रेटिक दो वैल्यू देती है, अगर कोई क्वाड्रेटिक दो वैल्यू देती है, तो इसका मतलब हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि उसके रूट्स रियल एंड अनइक्वल है। यस यस सर। तो यानी ये क्वाड्रेटिक अगर ये दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या होंगे आपके, डेफिनेटली रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो यानी अगर एक लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करती है तो डेफिनेटली दोनों को मिला के जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसके डी क्या होंगे, ग्रेटर देन 0। अगर लेकिन इन दोनों ने कुछ किया ही नहीं, जैसे थर्ड केस है, इन दोनों ने कुछ किया ही नहीं, तो इस क्वाड्रेटिक के रूट क्या आएंगे, इमेजिनरी आएंगे। यस अरे वैल्यू तो आएगी नहीं ना फिर, स्मॉलर देन 0। ठीक है, यानी डी क्या हो जाएगा, लेस देन 0। लेकिन अगर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, अब मेरी बात समझिए, सॉरी दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों अगर आपस में टच कर रहे हैं तो देखिए, अगर एक बात को ध्यान से समझिए मेरी, अब मैं जो समझाने जा रहा हूँ, अगर ये लाइन दो जगह पे कट करती है तो इसके दो पॉइंट अलग अलग हैं, x1 और x2, x1 y1 और x2 y2, दो अलग अलग हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा कह दूं कि x1 और x2 सेम हो जाएं, यानी x1 कहाँ की तरफ चला जाए, x2 की तरफ चला जाए, x1 और x2 अगर दोनों सेम हो जाते हैं, मेरी बात पे ध्यान दीजिए, x1 और x2 दोनों सेम, यानी अगर दोनों सेम हो गए तो ये पॉइंट उठ के यहाँ पर आ जाएगा। यस सर। और अगर ये दोनों पॉइंट एक हो गए तो ये लाइन क्या बनेगी, कॉर्ड थोड़ी होगी, फिर क्या बन जाएगी, इसकी टेंजेंट बन जाएगी। सर ये फिर से समझाना सर, मैंने ये ये समझ नहीं बोला, आया। अगर दो पॉइंट अलग अलग हैं, दो पॉइंट अलग अलग हैं तो दोनों को ज्वाइन किया तो कॉर्ड बन रही है। लेकिन अगर दोनों पॉइंट सेम हो गए, यानी x1 y1 और x2 y2 सेम हो गए, तो अब दोनों पॉइंट सेम ही हो गए, एक ही पॉइंट हो गया, तो दोनों को ज्वाइन करने पर क्या बनेगा, टेंजेंट ही तो बनेगी। ठीक है सर। तो यानी कि अगर ये क्वाड्रेटिक दो वैल्यू देती है, अगर ये दो वैल्यू देती है, इसका मतलब कि वो उसकी कॉर्ड है। लेकिन अगर वो एक ही वैल्यू देती है, यानी उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाता है, 0। यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो जाता है तो यानी कि वो लाइन उसकी क्या होती है, टेंजेंट हो जाती है। देन लाइन इज द टेंजेंट टू द सर्कल। तो उस केस में लाइन जो हो जाती है टेंजेंट हो जाती है सर्कल की। यानी अगर आपको पता करना है लाइन अगर सर्कल की टेंजेंट है तो दोनों को मिला के जो क्वाड्रेटिक बनेगा उसका डिस्क्रिमिनेंट ऑलवेज क्या आना चाहिए आपका, 0। क्लियर। यस सर। यस सर। अगला जो है हमारा एक कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सर्कल के लिए, और मैं बता देता हूँ, जो बोर्ड वगैरह में यूज करते हैं और नॉर्मली आप भी यूज कर सकते हो, कोई मना थोड़ी है। एक तो d=0 वाला मैंने बताया। एक कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सर्कल के लिए क्या होती है, ओनली सर्कल के लिए वैलिड होता है कि अगर कोई लाइन सर्कल की टेंजेंट है, यानी कोई लाइन सर्कल की टेंजेंट है, तो इसके सेंटर से जो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल होना चाहिए। यानी if line is a tangent to the circle, then perpendicular drawn from center to the line is always equal to its radius। नोट करिए। अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट cut by a line on the circle। length of intercept cut by a line on the circle। देखिए ये टॉपिक क्या चल रहा है, ये टॉपिक ये है कि कोई लाइन है, मान लीजिए
कोई लाइन ने सर्कल को 2 पॉइंट पे कट किया, ये ए और बी पॉइंट पे कट किया। तो मेरा टॉपिक ये है कि भाई लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, यानी कि लाइन ने सर्कल पे कितनी लेंथ कट की, ए बी लेंथ कट की। तो ए और बी का आपको इक्वेशन, ए बी की लेंथ आपको निकालनी है। मान लो लाइन का इक्वेशन एल इक्वल टू 0 है और सर्कल का इक्वेशन एस इज इक्वल टू 0 है। तो आपको ये लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ए बी निकालना है। देखो एक तरीका तो क्या हुआ, जो पुराना तरीका है बोर्ड बोर्ड में दिया रहता है कि भाई आप दोनों को सॉल्व करके ए और बी पॉइंट निकाल लीजिए। जब आप दोनों को सॉल्व करके ए और बी पॉइंट निकाल लेंगे तो ए बी की लेंथ आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। मान लो जैसे मैं लाइन दे देता हूँ y इक्वल टू एक्स प्लस 3 और सर्कल दे देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। तो दोनों को सॉल्व जब करोगे तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, x1 y1 और Yes. x2 y2। Yes, sir. Yes, sir. तो पर रहने दो इससे, मैं आपको एक नया तरीका बताता हूँ, वो बता भी देता हूँ कैसे आ रहा है। देखो जी, अगर सर्कल का इक्वेशन तुम्हारे पास है तो क्या तुम सेंटर और रेडियस जानते हो ना सर्कल की? Yes, sir. बिल्कुल। Yes, sir. अब देखिए, अगर सेंटर से मैंने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इसका मतलब मान लो ये डी पॉइंट है जैसे, तो ये दोनों लेंथ तो इक्वल हो जाएंगी। ये तो सर्कल की प्रॉपर्टी है, Yes, Yes, sir. sir. आपको ये जी पता सर। है ना। सेंटर से अगर हम कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो दोनों लेंथ इक्वल हो जाती है। यानी कि ए बी जो होगा, ए बी जो ये जो आपकी लेंथ होंगी दोनों ए डी और बी डी तो सेम हो गए। अब आपके देखिए ए डी और बी डी आपके सेम हो गए, यानी मुझे ए बी निकालना है। तो ए बी किसके बराबर होगा? 2AD के बराबर होगा, नहीं होगा? तो Yes, यहाँ sir. मेरा एम क्या है, मैं एडी निकाल लूँ। So देखो find the एडी आप AC. बड़ी मुश्किल से आसानी से निकाल सकते हो। देखो कैसे, सर्कल का इक्वेशन तुम्हारे पास है तो तुम क्या सर्कल की रेडियस बता सकते हो? रेडियस क्या है सर्कल की? आर। अब Yes, sir. Yes, sir. ये आर रेडियस है, ये वाली लेंथ मैं मान लेता हूँ पी है। अब आप बोलोगे सर पी लेंथ कैसे निकालेंगे? बेटा पी लेंथ भी आप लोग निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि लाइन का इक्वेशन तुम्हारे पास है और सेंटर तुम्हारे पास है। Yes, sir. तो सेंटर से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकाल सकते किसी पॉइंट Yes, sir. की लाइन की Yes, sir. परपेंडिकुलर। तो देखिए, यानी आप ये भी निकाल सकते हो, यानी आप पी भी निकाल सकते हो, आर भी निकाल सकते हो, क्योंकि सर्कल का इक्वेशन भी आपको दिया जा रहा है और एल भी दिया जा रहा है। तो देखिए, इन ट्राइंगल ए डी सी, आप फॉर्मूला याद रखिएगा, इन ट्राइंगल ए डी सी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ए डी इक्वल टू हो जाता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और ए बी इज इक्वल टू क्या होता है? ट्वाइस ऑफ ए डी। तो ट्वाइस ऑफ अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यानी आपको जब भी लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट निकालनी हो, आप डायरेक्ट 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लगाइए। आर इज इक्वल टू आपका हो जाता है रेडियस ऑफ सर्कल एंड p इज इक्वल टू आपका हो जाता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द लाइन। नोट करिए, डायरेक्ट इससे निकालिए, शॉर्ट है। जैसे एक क्वेश्चन देखें, फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द स्ट्रेट लाइन on the straight line 4x minus 3y minus 10 is equal to 0 and by the circle x square plus y square minus 2x plus 4y minus 2x plus 4y minus 20 equal to 0। अब देखिए, सबसे पहले एक सर्कल दे दिया, बड़ा सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, बड़ा सिंपल सा है मेरा। एक लाइन है, एक कॉर्ड है, एक कॉर्ड है। अब देखिए, सर्कल ये रहा, सेंटर रेडियस निकाल लो। तो
सेंटर क्या हो गया 1 - 2, रेडियस क्या हो गया 1 + 4 + 20, तो ये हो गया रेडियस 5। देखिए लाइन का इक्वेशन क्या है 4x - 3y - 10 = 0, सेंटर इक्वल टू आ गया 1 - 2। अब देखिए सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये p लेंथ होती है आपकी, Yes, sir. तो क्या हो जाता है 4 × 1 -3 × -2 -10 अपॉन अंडर रूट x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये हो गया 10 - 10 अपॉन 5, तो 0 आ गया। p 0 आने का मतलब क्या है, ये जो लाइन है ये एक्चुअली में इसका डायमीटर ही है, समझ रहे हो Yes, Yes, sir. sir. भाई, p तो जब भी 0 आ सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं, 2R. हम अपने फॉर्मूले से ही देख लेते हैं। तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट 2 √r² - p², तो p तो 0 हो गया, तो वैसे भी 2r ही आ गया, फॉर्मूला भी करेक्ट ही करेगा, फॉर्मूला गलत नहीं करेगा। तो 2r यानी 2 × 5 = क्या आ गया 10, तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट आपका आ गया, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट आपका आ गया 10 यूनिट। करिए कॉपी करिए। क्वेश्चन है हमारा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द middle point of the chord which the circle x² + y² plus 4x - 2y - 3 = 0, x² + y² plus 4x - 2y - 3 = 0, cut off the line x - y + 2 = 0। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले लाइन है और एक कॉर्ड है, मान लीजिए कॉर्ड है x - y + 2 = 0। ये बोल रहा है इस कॉर्ड के मिड पॉइंट को निकालो। मान लीजिए मिड पॉइंट एच के है, इस कॉर्ड के मिड पॉइंट को निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब सर्कल का इक्वेशन आपको दिया हुआ है, तो देखिए सर्कल का इक्वेशन आपको दे रखा है, तो नो डाउट सर्कल का सेंटर -2, 1 और रेडियस क्या हो गई 4 + 1 + 3, तो ये हो गया रेडियस हो गई इसकी √8। ठीक है, तो अब देखिए सेंटर है -2, 1। अब ये आपको कौन सा पॉइंट निकालना है h, k। तो देखिए अगर मैं ये वाली लाइन निकाल लेता हूँ, सेंटर से इस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वो इसके मिड पॉइंट पर ही कट करेगा। Yes. अगर मैं सीपी लाइन निकाल लेता हूँ, तो सीपी और ये लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो पी पॉइंट होगा। Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए सीपी लाइन को निकालने के लिए ये -2, 1 से पास हो रही है Slope. और इस ए बी के परपेंडिकुलर है या नहीं है, Yes. यस सर, Yes, sir. तो स्लोप ऑफ ए बी लाइन 1 आ जाएगी, -1 होगा, 1 हो जाएगा 1 ना आ स्लोप जाएगी। सीपी का। इसकी -x का कोफिशिएंट अपॉन, तो इसकी स्लोप 1 है, तो सीपी लाइन -1. की स्लोप क्या हो जाएगी -1। Yes, sir. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी सीपी की y - y1 = mx - x1, तो y - y1 m - 1x + 2, तो y - 1 = -x - 2, तो यह आ गया x + y =-1। और एक दूसरी लाइन क्या है x - y = -2, दोनों लाइन आ गई। अब अगर दोनों को हम सिंप्लीफाई कर लें, सॉल्व कर लें, तो सीधा सीधा p पॉइंट ही तो मिलेगा। तो 2x = -3, x = -3/2 आ गया। x को -3/2 किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, तो फर्स्ट में रखा, तो y = क्या आ जाएगा आपका 1/2। तो जो p पॉइंट हो गया वो क्या हो गया -3/2, 1/2, ये आपका क्या हो गया आंसर। और करिए सर रेडियस निकालने का फायदा क्या हुआ?